सर कैसा लगता है कि 2 फेज़ में इलेक्शन कराने से इलेक्शन किस तरफ जाएगा? इसका रिज़ल्ट या नतीजा किस तरह से है? देखिए, इलेक्शन किस तरफ जाएगा, फ़ेज़ 2 इलेक्शन जो हुआ है, वो रिकॉर्ड भी आपके पास है। कुछ लोगों का ऐसा भी है, जिनका जो एपिक नंबर 2002 में था, वही एपिक नंबर आज भी है, सिर्फ़ उसमें कर रहे हैं। वहाँ फुल सिस्टम आपके हैंड में है। तो आप ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे कि एसआईआर शुरू करने से लेकर इलेक्शन डिक्लेयर करने तक कितना टाइम लगेगा और हम कितना पहले रह चुके हैं। गुलाम रब्बानी साहब 2 टर्म्स मिनिस्टर, 3 टर्म एमएलए उन लोगों का भी नाम आ जाना सर कहीं न कहीं कुछ तो लगता है। आप किस तरह देखते हैं इसको? गुलाम रब्बानी साहब के अब्बा हुज़ूर 80s में तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि पब्लिक में आके पब्लिक को भरोसा दिलाया दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं हूं। वो मुकम्मल तौर पर एसआईआर के अगेंस्ट में काम करती हुई हर जगह नज़र आई सर। फिर इस तरह से अगर अदर पार्टीज़ चूँकि सेकुलर पार्टी वो सीपीएम भी सेकुलर पार्टीज़ में आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, इस तरह से बोलना शायद कैसा लगता है आपको? नहीं कर पा रही है, फिर नहीं चला पा लेकिन कई स्कीम्स वो दे चुकी हैं। गुज़िश्ता दिन आप देखें युवा श्री उसका पैसा भी वो फंड में ये अकाउंट में अभी अपडेट हो रहा है। साथ ही वो कल चूँकि इलेक्शन डिक्लेयर होने से कुछ कबर पहले वो मोजिन को 5000 पार्टीज़ और भी हैं, सेकुलर है, हुमायूं कबीर साहब भी हैं। आप लोग किसको देखना चाहते हैं सर हुकूमत में? हुकूमत तो हम खुद को देखना चाहेंगे, कोई भी हो। होने का वो हो चुका है, जो बचा है वो क्या होगा, वो वही होगा। चाहे सरकार किसी की रहे, वही होगा जो होना है। ठीक, हाँ, जो होना है वही होगा, चाहे सरकार किसी अननेसेसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये वोट न दे पाएँ, हियरिंग के नाम पे चलता रहे। 60,000 वोट 60 लाख वोट अगर कट जाए तो आदाब ऑटोमेटिकली। नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं ग्वालपुर 2 ब्लॉक के कानकी ग्राम पंचायत में और कानकी ग्राम पंचायत में यहाँ जनाब मास्टर अबुल कलाम साहब हैं, जो इलाकाई तौर पर सियासत में एक अहम मकाम रखते हैं और उनको सियासत के ताल्लुक से जब भी कोई परेशानी होती है, सर से मिलते हैं, तो सर अच्छी तरह बात भी रखते हैं। आज दरअसल आना इसलिए हुआ है कि गुज़िश्ता कल मगरबी बंगाल के साथ-साथ 5 4 रियासत और 1 यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। आप बखूबी जानते हैं कल की न्यूज़ तकरीबन सभी को पता है, फिर मैं एक बार बताता चलूँ कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को बंगाल में महज़ 2 ही फ़ेज़ में इलेक्शन कराने वाले हैं। चूँकि वो बात अब चूँकि ऐलान हो चुका है तो 2 ही फ़ेज़ में इलेक्शन होना है और 4 मई को उसकी काउंटिंग होगी। इसी सिलसिले में अभी चूँकि आप ये भी जानते हैं कि एसआईआर का जो सिलसिला चल रहा था, एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट निकल कर आई है, उस वोटर लिस्ट में तकरीबन 60,06,675 वोटर्स को अंडर एजुकेशन में रखा गया है। अब उनके साथ वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रही है, अभी तक तो खबर है कि उस पर सुनवाई चल रही है। अब क्या फिर तरह से इलेक्शन कमीशन वो वोटर लिस्ट जारी कराकर वो 60 लाख जो अंडर एजुकेशन में हैं, उसे फिर क्लियर कराकर वो फेयर इलेक्शन कराना चाह रही है या फिर इलेक्शन डिक्लेयर करने का क्या मकसद है? और तमाम या ऐसे कई मुद्दे पर हम लोग सर से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से क्योंकि सर बहुत दिन से पॉलिटिक्स में है, सियासत में अहम इल्म भी रखते हैं। आपके व्यूअर्स को सबसे पहले हम सलाम पेश करते हैं। सर आज आपके पास आना इसलिए हुआ है चूँकि आप भी वाकिफ़ है कि कल मगरबी बंगाल में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और 2 ही फ़ेज़ में कराना था। तो सर कैसा लगता है कि 2 फ़ेज़ में इलेक्शन कराने से इलेक्शन किस तरफ जाएगा? इसका रिज़ल्ट या नतीजा किस तरह से है? देखिए, इलेक्शन किस तरफ जाएगा, फ़ेज़ 2 हो रहा है ना 4 हो रहा है, ये उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन असल जो समस्या अभी है वो एसआईआर एंड अंडर एजुकेशन वाला मैटर लेके। फ़ेज़ अगर वो एक फ़ेज़ में भी सँभाल सकें तो भाई करें, अलग बात है, लेकिन 2 फ़ेज़ में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि 294 सीट्स हैं। अब अगर पुलिस सेंट्रल फ़ोर्स देके ज़बरदस्ती कुछ करे, वो एक अलग मैटर है। तो 2 फ़ेज़ में थोड़ा-सा टफ़ होगा, वो मैटर ईज़ी है। लेकिन असल मैटर जो है, ये अंडर एजुकेशन वाला, यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो एसआईआर। एसआईआर के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट ने या ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एसआईआर एखाने होते दो ना, या एसआईआर होने से हम सड़क पे आएंगे, जब तक हम हैं होने नहीं देंगे। ये इस तरह से लोगों को एक खुशफहमी या गलतफहमी में रख दिया। लेकिन एसआईआर जब डिक्लेयर हुआ, जो भी सपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए थी, सारे सपोर्ट्स इन्होंने
दिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। फाइनेंशियल जो एड था वो भी किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो उन्होंने गलतफहमी में लोगों को रखा, डार्क में रखा कि हम यहाँ एसआईआर होने नहीं देंगे, ये लेकिन एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उन पे, भले वो माने या ना माने। अब रहा सवाल कि इस इलेक्शन कमिश्नर जो एसआईआर शुरू होने से पहले जो बयान दिया था, आप अगर वहाँ देखें तो एक जुमला उनका ये था कि 2002 में जिनका नाम है वो सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म जमा करेंगे, नाम में अगर सिर्फ मेन नेम ठीक है, यानी जिसको आमतौर से मिडिल नेम कहते हैं, हालांकि मेन नेम ज़रूरी नहीं है कि मिडिल ही हो, लेकिन मिडिल नेम जो है वो करेक्ट है तो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, उसको कुछ करना नहीं होगा। और वो सबको लाके अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया। ठीक, अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि सरकार या इलेक्शन कमिश्नर किसी हाल में इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकता जितना वो बन रहा है। बोलिए क्यों? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। पहले ज़मीन को आप लीजिए, इससे पहले क्या था? आरएस सर्वे बंगाल में, अभी एलआर चल रहा है। आरएस में एक प्लॉट था, वो प्लॉट का नंबर बदल गया, या फिर हो सकता है वो प्लॉट दो या तीन में बढ़ गया, उसका नंबर हुआ। सरकार के पास तो रिकॉर्ड है कि आरएस का प्लॉट नंबर 36 एलआर में कितना है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक उसी एग्जाम्पल पे अगर आप बात करें तो 2002 में एक नाम था, नाम के साथ हुसैन था, बाद में करेक्शन करके अली हो गया। बुसाक था, बाद में करेक्शन करके मान लीजिए कि दास हो गया। राइट? तो ये यहाँ दो सवाल पैदा होता है। एक ये कि करेक्शन का ऑप्शन आपने दिया था, और दूसरा ये है कि करेक्शन जो हुआ है वो रिकॉर्ड भी आपके पास है। कुछ लोगों का ऐसा भी है जिनका जो एपिक नंबर 2002 में था वही एपिक नंबर आज भी है, सिर्फ उसने करेक्शन किया है, उसको अंडर एडजुडिकेशन डाला गया है। और अगर एपिक नंबर बदल भी गया है तो वो आपके पास रिकॉर्ड है। तो फिर अंडर एडजुडिकेशन किस बात का? क्यों लोगों को हैरान कर रहे हैं? ये कम्प्लीटली इंटेंशनल है। ये हो सकता है कि इलेक्शन को हाईजैक करना चाह रहा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरास करना चाह रहा हो। सर, अंडर एजुकेशन में जो लोग हैं, क्या ये डरने वाली बात है? नहीं, सवाल डरने का नहीं है। सवाल यहाँ डरने का नहीं है या खुशफहमी में रहने का नहीं है। सवाल ये होता है कि 2002 में जो नाम करेक्शन हुआ वही ना अंडर एजुकेशन आया। अंडर एजुकेशन जो आया वो वही नाम है। अब मान लीजिए, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ जो फैक्ट है। मैंने अपना नाम जब एनरोल करवाया, माध्यमिक के एडमिट कार्ड से करवाया, एमडी अबुल कलाम को आपने अबुल कलाम कर दिया। गलती किसकी है? डिपार्टमेंट की, काम करने वाले की, यानी इलेक्शन कमीशन की। उसकी सज़ा मैं क्यों भुगत रहा हूँ? आपने करेक्शन का ऑप्शन दिया, उसी एडमिट कार्ड से आपने करेक्शन करवाया, उसी होना ही है। गलती तो आपने करी थी, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? तो मैं क्यों सज़ा भुगत रहा हूँ? पता चलता है बगैर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वो लोग नाम इशू करा देते हैं। वो उस वक्त जो कर रहा था, देखिए यहाँ फिर इन कोर्स ऑफ टाइम सिस्टम जो है ना इम्प्रूव करता है, बेहतर होता जाता है टाइम के साथ साथ। उस वक्त ये था, आपसे पूछा आपका नाम क्या? अब्दुल रज़ाक। हमने अब्दुल रज़ाक जो स्पेलिंग पाया लिख दिया, और वो आज की डेट में इम्प्रूव करके एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट देख के आपका नाम लिखा जा रहा है। तो ये जो इम्प्रूव हुआ उसकी वजह से आज देख के किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, और पहले आपने जो नाम बताया वो हमने अपने हिसाब से लिख दिया। ये फ़र्क था। लेकिन इन माय केस ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैंने भी डॉक्यूमेंट ही दे के किया था। सेम डॉक्यूमेंट से मैंने बाद में भी करेक्शन करवाया। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, इस तरह के हज़ारों केसेस हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो गलती आपकी, सज़ा भुगते हम, ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल है। नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन होना है, क्या आपके पास इतना ज़्यादा एस्टिमेट करने की पावर नहीं है?
पूरी स्टेट की मशीनरी आपके साथ है। आप पूरे स्टेट से मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा इंडिया का जो है पूरा सिस्टम अभी आपके हाथ में है। जहाँ भी आप एसआर कर रहे हैं, वहाँ फुल सिस्टम आपके हैंड में है। तो आप ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे कि एसआर शुरू करने से लेकर इलेक्शन डिक्लेयर करने तक कितना टाइम लगेगा और हम कितना पहले शुरू कर रहे हैं? हाँ? कुछ हद तक नहीं, हम तो 100% फेलियर कहेंगे, क्योंकि जो उनकी नज़र में बिल्कुल करेक्ट है वो तो कर दिया। काम तो असल उसमें है जिसमें उसको शक हो रहा है। उस काम के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, एस्टिमेशन आपका गलत क्यों हुआ? इसका ज़िम्मेदार कौन? अब अगर इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले अगर आप लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं सभी का, पूरे मोर देन 60 लाख वोटर्स का, और इलेक्शन के बाद वो लोग फिर करेक्ट होके आ रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन? इसकी जवाबदेही किसकी है? भाई, बड़े-बड़े नेता अगर बोलेंगे तो इलेक्शन कमीशन तक बात पहुँचेगी और इन सवालों को वो गलत नहीं ठहरा पाएँगे। हम लोगों की बात कहाँ तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी वो अलग बात है, सिर्फ़ ये पब्लिक को हम अराउज़ कर रहे हैं, ठीक? लेकिन ये सवाल तो है। पहली बात कि 2002 में जो नाम था वो करेक्ट होके आया, करेक्शन का ऑप्शन आपने दिया था, वो एपिक नंबर आपके पास मौजूद है, तो फिर उसको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों? जनरल वोटर में गलती 2002 में जिनके नाम था वो तो खैर हो सकता है, लेकिन बात यहाँ है कि 2-3 बार के जो इलेक्शन फाइट कर चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, जैसे ग्वालपगड़ 2 ब्लॉक के अभी अली इमरान रमज़ विक्टर साहब 3 टर्म वो एमएलए रह चुके हैं। गुलाम रब्बानी साहब 2 टर्म्स मिनिस्टर, 3 टर्म एमएलए, उन लोगों का भी नाम आ जाना सर कहीं न कहीं कुछ तो लगता है। आप किस तरह देखते हैं इसको? गुलाम रब्बानी साहब के अब्बा हुज़ूर 80s में प्रधान 2 बार, 3 बार ना 4 बार पता नहीं कितनी बार रह चुके हैं। और गुलाम रब्बानी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, उसमें से 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट? विक्टर के अब्बा 77 से लेकर 94 तक एमएलए रहे, फिर 94 के बाद जो बाय इलेक्शन हुआ तब से लेकर 2006 तक उनके चाचा एमएलए रहे, और फिर 2009 से लेकर 2021 तक विक्टर खुद एमएलए रहे, नाम कटा है। आपके वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी उनका भी नाम अंडर एजुकेशन है। तो ये चीज़ जो है, ये जो एरर है, इसको एरर नहीं ब्लंडर कहेंगे हम। ये एरर नहीं ब्लंडर है। और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन मिलके एक्चुअली जो कर रहा है वो पावर का एब्यूज कर रहा है, पावर को एब्यूज कर रहा है। इससे इलेक्शन कमीशन इनकार नहीं कर पाएगा। ये और बात है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ने भी सही मानों में एनआरसी लाने का बहुत, जो जितनी भी जिम्मेदारियां थी, जितने भी बेड़े थे उन्होंने ही उठाए थे। वो फिर बाद में जो भी हो मसलक बदल गया उनका, फिर आधे धीरे धीरे वो सेकुलर हुए, सेकुलर से फिर मुस्लिम परस्त हो गए, मुस्लिम परस्त के बाद फिर हिंदू परस्त हो गई, फिर इस तरह से चलते चलते अभी हाल ये है कि जो एसआईआर हुआ, हम तो ये कहेंगे कि उनके एनआरसी के डिमांड करने का नतीजा एसआईआर है। एसआईआर करना मुमकिन नहीं हो पाया, एनआरसी करना मुमकिन नहीं हो पाया, तो एसआईआर को वो शक्ल दे दिया एनआरसी टाइप का। लेकिन सर ममता बनर्जी को कंप्लीटली ब्लेम ठहराना शायद गलत होगा, इसलिए कि वो खुद ये एसआईआर के खिलाफ लड़ती थी, वो कलकत्ते में भी उतरी थी सड़कों पर, और वो खुद सुप्रीम कोर्ट गई और खुद से वो पहली सीएम सिटिंग सीएम रही जो वहाँ पर खुद अपनी वो एडवोकेट करी। आपको कैसा लगता है फिर क्यों कह रहे हैं? आपके घर में हम पहले आग लगा देंगे, पेट्रोल छीट देंगे, आग लगा देंगे, उसके बाद जाएंगे बाल्टी लेके पानी डालेंगे बुझाने के लिए, बस वैसा ही लग रहा है हमको। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, आग लगा के पहले हम आग पूरा भड़का दिए, अब पानी लेके पानी छिड़क रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? सियासत है। सर इसी एसआईआर के ताल्लुक से एसआईआर जो लिस्ट अभी निकला है उसमें चूंकि 60 लाख एक छोटी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है सर वोटर्स की। सलीम साहब जो सीपीएम के ये सीपीएम के बहुत बड़े लीडर हैं, कदावर रहनुमा हैं, वो एक स्टेटमेंट में बोले हैं कि कहीं ना कहीं ममता गवर्नमेंट फेलियर है जिसकी वजह से वो लिस्ट को सही नहीं करा पाई, और उससे पहले तक क्योंकि इलेक्शन तो डिक्लेयर कराना था, तो उससे पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि सलीम साहब सही बोल रहे हैं? देखिए, इसी बात को हम आपको पहले बोले हैं कि इलेक्शन कमीशन
जिस स्टेट में एसआईआर करा रही है, जिस स्टेट में उसका काम चल रहा है, वो स्टेट फुल उसके हैंड में होता है। और उसमें लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कम से कम राय मशवरा के तौर पे बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि पब्लिक में आके पब्लिक को भरोसा दिलाया दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं हूं। यहां उन्होंने तो भरोसा तोड़ा है। उनको कहना चाहिए था शायद शायद कि आप रेडी रहो, जो होगा ईमानदारी से होगा, जेन्युइन होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम जब तक हैं तब तक एसआईआर नहीं होगा, हम जब तक हैं तुम लोग निश्चिंत रहो। तो ये इस हिसाब से सलीम साहब जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं, मतलब मेरे नज़रिए से। लेकिन सर जहाँ तक देखा जा रहा है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, यानी ये जो गुज़िश्ता चूँकि कल से गवर्नमेंट को ये कर दिया गया है, बहरहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, वो मुकम्मल तौर पर एसआईआर के अगेंस्ट में काम करती हुई हर जगह नज़र आई सर। फिर इस तरह से अगर अदर पार्टीज़, चूँकि सेकुलर पार्टी वो सीपीएम भी सेकुलर पार्टीज़ में आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, इस तरह से बोलना शायद कैसा लगता है आपको? फेलियर किसकी होगी? सरकार की ना हमारी होगी, अपोजिशन की होगी। तो वो सरकार में है तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हम, सरकार में है वो। अगर कहीं अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना, सलीम साहब की नहीं बनती है, या किसी भी अपोजिशन को नहीं बनती है ना। तो वो जो सरकार में है उसको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बहरहाल चूँकि एसआईआर के ताल्लुक से ही जो बात हो रही थी, लेकिन आज सर एक चीज़ बोलेंगे, चूँकि इलेक्शंस डिक्लेयर होने से पहले कई ऐसी आप कुछ लोगों का मैं अक्सर देख रहा हूँ सर, जितने ऑपोजिशन हैं वो जैसे चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी को कह रही है कि वो सही से काम नहीं कर पा रही है, फिर नहीं चला लेकिन कई स्कीम्स वो दे चुकी हैं। गुज़िश्ता दिन आप देखें युवा श्री, उसका पैसा भी वो फंड में, ये अकाउंट में अभी अपडेट हो रहा है। साथ ही वो कल चूँकि इलेक्शन डिक्लेयर होने से कुछ कबर पहले वो मोजिन को 500 रुपये बढ़ा दिया, यानी अब 2000 मोजिन और ये पुजारी को। फिर आवाम तो कहीं न कहीं उनके मदद तो पा रही है, किसी तरह से आवाम को मदद तो मिल रही है। बस असल पॉलिटिक्स आज की डेट में इंडिया में यहीं पे खड़ी है, यहीं पे खड़ी है। आपको मैं एक एग्जांपल देना, 2-4 मिनट टाइम देना पड़ेगा, मगर मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैं दोनों को मोटरसाइकिल खरीद दूंगा, है इतनी ताकत। दोनों को मैं मोबाइल दे दिया, दोनों को डेली में पेट्रोल भरवा दूंगा, महीने के महीने रिचार्ज करवा दूंगा मोबाइल में। कपड़े एकदम जिस अपनी औकात में वो जैसा चाहे महीने में 2 महीने में उनको मैं कपड़े दिलवा दूंगा। खाना खा रहा है, कोई दिक्कत है उनके साथ? है ना? ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं है। नहीं है। 30 साल के बाद पता चला कि हम तो जाहिल रह गए, अब बाप भी नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? यहीं पे सवाल खड़ा है। आप स्कीम्स, जिसको सहारा बोलेंगे एक तौर पे, सहारे के नाम पे डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। और डेवलपमेंट का पहला पैरामीटर मेरी नज़र में एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा आके रोड घाट वगैरह। तो आप जो उसका मेन पिलर है, एजुकेशन को आपने ख़त्म कर दिया और आप सबको खाना खिला के ज़िंदा रख रहे हैं। तो इसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यही पे फ़र्क है। अच्छा सर, चूँकि अब हम लोग बात ही कर रहे थे इलेक्शन के ताल्लुक से, इलेक्शन का डिक्लेरेशन जो है 2 फेज़ में हो गया है और 2 फेज़ में अब इलेक्शन होगा 2026 में असेंबली इलेक्शन। सर लास्ट जो इलेक्शन था 2021 असेंबली इलेक्शन वेस्ट बंगाल में, तो 8 फेज़ में हुआ था। उस वक़्त 8 फेज़ में इलेक्शन कराना, आज के 2 फेज़ में कराना में क्या फ़र्क रहेगा सर? चूँकि आज बहुत दिन से आप पॉलिटिक्स में हैं, कई बार इलेक्शन आप करा चुके हैं, यानी आप देख चुके हैं, आपको क्या लगता है, अपने तजुर्बे से आपको क्या लगता है, कोई परेशानी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इंटेंशन नज़र आ रहा है, वो हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो शुरू किया था, उसके जो उसका जो नतीजा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद भुगतें। क्योंकि इलेक्शन जिस रुख पे जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हुकूमत की छिनताई हो इस बार। वो मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार बूथ रिगिंग नहीं होगी,
गवर्नमेंट रिगिंग होगी, हमको ये लग रहा है। इसलिए इलेक्शन 2 फेज़ में होगा ना, 8 फेज़ में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वोट कौन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, और आपका विनरशिप किसका होगा, किसको दिया जाएगा, ये भी मतलब ये जो चल रहा है प्रोसेस 3 महीना से, कब दिसंबर ही में शुरू हुआ था ना? ये जो चल रहा है, इस प्रोसेस को देखते हुए हमको लग रहा है कि इस बार बूथ रिगिंग नहीं, बूथ रिगिंग होती है अक्सर। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है कि बूथ रिगिंग कहीं न कहीं हो जाती है। तो इस बार हमको लग रहा है कि मतलब गद्दी रिगिंग होगी। बहुत बड़ा उलटफेर होने का चांस है। गद्दी रिगिंग कहीं ना हो, कहीं गद्दी रिगिंग का यहाँ कोशिश तो होगी, कामयाबी कितनी मिलेगी वो अलग बात है। बहरहाल आप जो हैं, चूँकि अभी बंगाल की अगर सियासी जमात देखी जाए तो 2 बड़ी जमात है। एक चूँकि टीएमसी 3 बार हुकूमत कर चुकी है, और बीजेपी चूँकि 2021 में उन्हें 77 उनको सीट मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि, और आप बाकी आप लोग भी जैसे कांग्रेस हैं और सीपीएम अदर पार्टीज़ और भी हैं, सेकुलर है, हुमायूं कबीर साहब भी हैं। आप लोग किसको देखना चाहते हैं सर हुकूमत में? हुकूमत तो हम खुद को देखना चाहेंगे, कोई भी हो, खुद को देखना चाहेगा, क्यों दूसरे को देखना चाहेगा कोई? लेकिन मजबूती की जहाँ तक बात आती है, 2021 में एक भी सीट नहीं मिली सर। एक भी सीट सीपीएम को भी नहीं मिली जो 34 साल की हुकूमत चलाई। उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उनको भी एक भी सीट 2021 में नहीं मिली। तो सर फिर कैसे आप दावा कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, 2 सीट से कोई अगर 300 सीट पहुंच जाता है, तो 0 से 100 पहुंच ही सकता है, 0 से 50 पहुंच ही सकता है। उम्मीद है। अब 0 से 50 अगर पहुंचे तो हुआ, तो हैंडल तो आपके हाथ में आ गया, अब स्टीयरिंग तो लेके बैठे रहिए ना, हो ही सकता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स में कैसा लगता है इस बार के लोकल पॉलिटिक्स इस बार फिर वही उलटफेर वाली होने वाली है, या फिर आवाम को चूँकि गुज़िश्ता हुकूमत बड़ी मदद की, चूँकि स्कीम्स के बारे में बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर कल उससे पहले युवा साथी वगैरह की, तो आपको क्या लगता है लोकल पॉलिटिक्स या लोगों का जो रुझान है किस तरफ जाने वाला है? बदलाव की तरफ या फिर हुकूमत नई हुकूमत बनाने की तरफ? देखिए, जितनी बात रही कि लोग पिछले इलेक्शन में जो इस सीट में नतीजा देखे, वो एनआरसी का नतीजा था, डर का। हाँ, एनआरसी का डर था, और कोई कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं हुआ था। एंटी एनआरसी हमको जो पॉसिबल रूलिंग है उसके पास जाना है, एनआरसी तो हो गया, एसआर के नाम पे एनआरसी ही हुआ है। क्योंकि वोटर के नाम के स्पेलिंग को भी आप अगर करेक्शन कर रहे हैं, और स्पेलिंग गलत है तो उसको भी आप अंडर एडजुडिकेशन रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत टफ हो गया, राइट? तो वो हो गया, वो डर तो ख़त्म। अब इसमें और आगे क्या होगा? जो होने का वो हो चुका है, जो बचा है वो क्या होगा, वो वही होगा, चाहे सरकार किसी की रहे, वही होगा जो होना है। ठीक? हाँ, जो होना है वही होगा, चाहे सरकार किसी की भी रहे। इसलिए इस बार इलेक्शन पब्लिक की तरफ से फेयर होगा। अब रिगिंग में क्या होगा वो अलग चीज़ है। सर चूँकि हम फाइनली ही बोलेंगे आपसे, इलेक्शन का मुद्दा कुछ और होता है, पब्लिक कुछ और करती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाने वाले कुछ और सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है सर, हमेशा हर जगह, हर बार पब्लिक को कहीं न कहीं लोग लीडर्स जो हैं बेवकूफ़ बना के फिर एक टर्म कंप्लीट कर लेते हैं। आपको लगता है ना कि 34 साल की पुरानी बात हो रही थी, फिर 5 साल में क्या कुछ हुआ? यही ग्वालियर देखिए की एक देखिए बड़ी कि वजह है। देखिए कि 34 साल में आप लोग जितना मतलब बदनाम करें 34 साल को, तो हम समझते हैं कि यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा फेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है? आपके चाकुलिया में, यानी ग्वालपकड़ 2 ब्लॉक में 2 हाई स्कूल थे, तोड़ियाल और मनोरा हाई स्कूल। आज की डेट में आप गिनते जाइएगा तो 20 10 15-20 होगा शायद। किस दौर में हुआ? प्राइमरी स्कूल ऐसे ही 2, 3, 4, 5 थे। आज की डेट में आप ढूँढने जाइएगा तो मेरे ख़्याल से 50-60 से भी ज़्यादा है, हम गिने उन्हें नहीं हैं। किस दौर में हुआ? ठीक है, आज हम वाम के साथ नहीं हैं, लेकिन मतलब जिसका जो काम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, टीएमसी की स्कीम्स हैं, हम तो मान रहे हैं, लेकिन टीएमसी असल चीज़ को, जो जिस चीज़ पे हम निर्भर करते हैं, वो हमारा ख़त्म कर रहा है, हम ये कह रहे हैं। और जिस चीज़ पे हम निर्भर करते हैं, उसी चीज़ को पिछले 34 साल ने बनाया था। उसके अंदर कमी नहीं थी, ये भी हम नहीं कहेंगे। ख़ास तौर से 90s के बाद
उसमें कुछ कमियाँ आई, जो नॉन लेफ्ट मेंटालिटी के थे वो भी लेफ्ट में आ गए, और इतने दिन रहने के बाद सरकार से हटने का जो डर था वो भी ख़त्म हो गया। तो नीचे लेवल पे जो नेता लोग थे उनकी मेंटालिटी तो बिजनेस वाली हो गई। तो ये लास्ट में होने लगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दौर में काम नहीं हुआ, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। काम हुआ है, क्योंकि मेरा असल फोकस है, एजुकेशन है तो सब ठीक है। तो एजुकेशन पे अच्छा काम काम हुआ है 34 साल में। सर चूँकि अब हम लोग ख़त्म ही कर रहे हैं, बहरहाल एनआरसी पर और ये सॉरी एसआईआर पर जो बात हो रही थी, आप क्या चाहते हैं? चूँकि आप बहुत दिन से पॉलिटिक्स में भी है, एजुकेशन में भी अपनी खिदमत दे रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि एसआईआर में जितने भी लोगों का अंडर एजुकेशन में है, वो पहले क्लियर किया जाए? मतलब आपको लगता है कि क्लियर हो पाएगा इलेक्शन तक? देखिए, हो पाएगा नहीं पाएगा एक अलग सवाल है, लेकिन अंडर एजुकेशन जो 2002 वाले हैं उनको बिना ट्रायल के क्लियर करना चाहिए एकदम, मेरे ख्याल से। क्योंकि वो 2002 में था और अब की लिस्ट में है, तो इसका मतलब कि किस एपिक नंबर से वो आया या सेम एपिक नंबर है वो आपको मालूम है। करेक्शन हो के आया है, करेक्शन का ऑप्शन आपने दिया था, इसलिए उन पे कोई ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है मेरी समझ से। ये अननेसेसरी अननेसेसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये वोट न दे पाएँ, हियरिंग के नाम पे चलता रहे। 60,000 वोट 60 लाख वोट अगर कट जाए तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जितने भी वोट कटे हैं या अपोजिशन के वोट कटे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, कांग्रेस के हों या फिर सीपीएम के हों। तो ये कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रही है। आपको ऐसा लगता है? हाँ। नहीं तो क्या चाहते हैं कि मैंने पहले क्लियर कराया ही जाए या फिर उन लोग को इजाज़त दी जाए वोट देने की, जो 2002 में वोट देखिए, दिए? मेरे चाहने से होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं इलेक्शन होता। डिक्लेयर हो गया। जी, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद उसको आप रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। लेकिन आप जितनी भी मैन पावर लगाने की ज़रूरत पड़े, लगा के आप नॉमिनेशन से पहले सारे लोगों का क्लियरेंस दें, और ख़ास तौर से 2002 में जिसका नाम था, यानी जो प्रोजिनी नहीं है, सेल्फ आया है, उस पे तो बिना ट्रायल के उसको पास करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन का ऑप्शन था। करेक्शन कौन एपिक नंबर किस एपिक नंबर में बदला या सेम एपिक नंबर है वो आपके पास है। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी आप किस पोस्ट में हैं? पॉलिटिकल किस पोस्ट में हैं और क्या कर रहे हैं सर? कांग्रेस पार्टी में हम ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट, और ज़िला में भी मेंबर है। कभी इलेक्शन से लड़े हैं सर आप? हाँ, लड़े थे तो हमारे यहाँ तो वही है ना कि स्टेफनी वाइफ थी, पंचायत समिति मेंबर। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हम लोग बात कर रहे थे जनाब कलाम मास्टर अबुल कलाम साहब से और चूँकि आपने इनकी बातों से भी आपको लग गया होगा कि सर जो हैं सियासी तौर पर भी बड़ी महारत रखते हैं, इल्म रखते हैं और बहुत इलाकाई तौर पर देखा जाए ख़ास तौर से ग्वालपोखर और चाकुलिया की सियासत में एक बड़ी पहचान रखते हैं सर। सर बताए भी वो तमाम मुद्दे हमने जानने की कोशिश की कि एसआईआर में जो अंडर एजुकेशन है, इसमें कमी किसकी रही है? ये जो आपके गवर्नमेंट गई है कल, क्या वो गवर्नमेंट की भी इसमें कोई सर सारी बातों पर सर अपनी बातें रखे? और साथ-साथ इलेक्शन कमीशन से भी सर ने ये कहा कि भाई कब कुछ हद तक वो लोग जो 60 लाख तकरीबन मोर देन 60 लाख वो लोग अंडर एजुकेशन जो खासकर 2002 में वोट दे चुके हैं, उन लोगों को कम से कम इलेक्शन तक इस तरह से काम किया जाए ताकि वो लोग वोट दे पाए। वरना फिर एक सही वोटर और पता चला कि अगर किसी तरह से कोई 2002 में वोटर थे और फिर वो अंडर एजुकेशन उसका इलेक्शन से पहले नहीं हो पाया और वोट नहीं दे पाया और बाद में पता चला कि वो फिर सही फेयर वोटर थे, तो इसकी ज़िम्मेदारी तो कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन को ही उठानी पड़ेगी। और ये साथ-साथ हम लोग को इस इलाके की जो सियासी हालात है और ख़ासकर बंगाल की जो सियासी हालात अब जो है, कुछ हद तक तो लग रहा है, कुछ बता रहे हैं कि किसी एक सियासी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रही है, जो बहुत कम वक़्त में एसआईआर का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत कम वक़्त में ये जो कराने की कोशिश करते हुए कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन की ये फेलियर नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या 2002 के जो वोटर्स थे अंडर एजुकेशन में जो हैं या फिर इलाकाई तौर पर 3 टर्म के एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर साहब ग्वालपोखर और चाकुलिया से, ग्वालपोखर 1 से जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो 2 टर्म मिनिस्टर और
3 टर्म वो एमएलए रह चुके हैं और बड़ी सियासी दोनों ही बड़ी सियासी तौर पर हस्ती हैं, उन लोग की बात है। अगर ऐसे लोगों को भी डाला गया है, तो आपको क्या लगता है कि आम वोटर्स के साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि ये जो 60 लाख एसआईआर के अंडर एजुकेशन में रखा गया, उन लोगों के साथ वो फेयर हो या उन लोग की वोट को इजाज़त दी जाए। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।